मैं सुरभि लेके आई हूँ पॉलिटेक्निक फिजिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास। आज चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर। ठीक, इससे पहले आपको फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो आपके पेपर में बहुत काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आज लेके आई हूँ सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है केंद्रीय बल की परिभाषा, केंद्रीय बल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, केंद्रीय बल होता क्या है? ठीक है, किसी स्थिर बिंदु की ओर अथवा उससे दूर की ओर कार्य करने वाले बल को केंद्रीय बल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सर्किल है, उसके केंद्र की ओर या तो केंद्र से बाहर की ओर जो भी बल कार्य करेगा वो आपका केंद्रीय बल कहलाएगा। ठीक है, मतलब बाहर की ओर नहीं, उससे दूर की ओर या फिर उसकी सेंटर की ओर। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका मान लीजिए ये सर्किल है, यहाँ से लेकर इसके सेंटर से लेकर मतलब इसके मध्य बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी इसकी त्रिज्या कहलाएगी r, और इस पे लगने वाला बल आपका कहलाएगा F। ठीक है, इसे ही आप केंद्रीय बल कहते हैं जिसे हम F से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कह रहा है इसमें कि बल की दिशा में एकांक वेक्टर इसका मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, हाँ, बल का मात्रक जो होता है वो आपका न्यूटन होता है। ठीक है, बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। केंद्रीय बल के सरलतम उदाहरण, ठीक है, किन्हीं दो द्रव्यमान कणों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो कोई कण हैं, उस पे जो भी एक दूसरे पर बल लगेगा, ठीक है, चाहे वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये किस पर बेस्ड है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर बेस्ड है। ठीक है, दूसरा आता है स्थिर आवेश के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आवेशित वस्तु है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है, कोई सी भी हो, उनमें चाहे या तो आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, वो क्या कहलाता है आपका? उस पर भी आपका न्यूटन का केंद्रीय बल ही लगता है, और ये क्या कहलाता है आपका? कूलाम्ब का नियम। ठीक है, उसके बाद आता है स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान की गति। जब स्प्रिंग को खींचकर दबाकर छोड़ दिया जाता है, दबाकर या खींच के छोड़ दिया जाता है, तो उनमें भी जो गति होती है वो केंद्रीय बल के कारण ही होती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट अपकेंद्र बल। ठीक है, अपकेंद्र बल तथा व अभिकेंद्र बल को समझाइए। ठीक है, अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल, वृत्तीय पथ पर घूमते समय वस्तु पर एक बल वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर कार्य करता है, इसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। जबकि अपकेंद्र बल एक छद्म बल है जिसकी दिशा अभिकेंद्र बल से विपरीत दिशा में होती है। मान लीजिए जैसे कोई सर्किल है, इसके सेंटर की ओर अगर फोर्स लग रहा है, मतलब बल लग रहा है, तो वो तो अभिकेंद्र बल कहलाएगा। ठीक है, और अगर केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है वो बल आपका कहलाता है अपकेंद्र बल। ठीक है, जैसे ये लिखा है, गोल झूले पर झूलते समय यदि व्यक्ति रस्सी को छोड़ दे तो अपकेंद्र बल के कारण बाहर की ओर गिर पड़ेगा, परंतु यदि व्यक्ति हाथ से रस्सी को पकड़ के खींचे तो रस्सी व्यक्ति को झूले के केंद्र की ओर खींचती है तथा यह विकेंद्र बल का कार्य करती है। अगर मान लीजिए कोई रस्सी है या गोल झूला है, ठीक है, उसको हम मान लीजिए रस्सी को ही बांध के हम झूला घुमाते हैं, और अगर उसको हम अचानक छोड़ दें तो उस पर अपकेंद्र बल कार्य करेगा, जिसके कारण रस्सी क्या होगी? दूर जाकर गिर जाएगी। ठीक है, और अगर उसको रस्सी को बांधकर अगर घुमाएंगे तो उस पर अभिकेंद्र बल कार्य करेगा। ठीक है, ये होता है हमारा अभिकेंद्र बल। उसके बाद आता है न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब कि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगे, तो इसको ही हम कहते हैं न्यूटन गति के प्रथम नियम। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के कारण स्पष्ट करिए। ठीक है, ये है, कुछ कारण दिए हुए हैं, इनको स्पष्ट करना है। पहला कारण है, तेज चलती गाड़ी से अचानक नीचे उतरने पर यात्री क्यों गिर पड़ते हैं। दूसरा है, पेड़ के हिलाने पर उनके फल टूटकर क्यों गिर जाते हैं। दूसरा है, बंदूक की गोली चलाने पर पीछे धक्का क्यों लगता है। ठीक है, कुएं में जल खींचते समय रस्सी टूट जाने पर हम पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं। और क्रिकेट का खिलाड़ी तेज आती हुई गेंद को कैच करते समय क्यों गिर पड़ता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, तेज चलती गाड़ी से अचानक उतरते समय यात्री क्यों गिर पड़ते हैं। ठीक है, गाड़ी से उतरते समय
यात्री का संपूर्ण शरीर वेग गाड़ी के वेग के बराबर होता है। मतलब गाड़ी में जब रहता है कोई भी व्यक्ति, तो उसका वेग जो होता है गाड़ी के बराबर होता है, तथा जब वो उतरने की कोशिश करता है तो नीचे जो होती है फर्श, वो आपकी विराम अवस्था में होती है, जिसके कारण क्या होता है, उस पर पैर रखते ही नीचे का पार्ट जो होता है विराम अवस्था में आ जाता है, जिसके कारण ऊपर का शरीर गति करता रहता है, जो कि जड़त्व के कारण गति करता रहता है। इस कारण क्या होता है, व्यक्ति जो है यात्री गाड़ी से उतरते समय गिर जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ की डाल हिलाने पर फल नीचे की ओर क्यों गिर जाता है। पेड़ की डाल हिलाने पर पेड़ में या एकाएक, ठीक है, ये एकाएक लिखा है, एकाएक गति उत्पन्न हो जाती है, परंतु डाल पर लगे फल विराम जड़त्व के कारण अपने ही स्थान पर या नीचे रहने का प्रयत्न करते हैं। मतलब कि जब उसको हिलाते हैं तो जल्दी से हिलता नहीं है, क्योंकि वो विराम अवस्था में होते हैं, विराम जड़त्व में रहते हैं, ठीक है। पर जब ज़्यादा हिलाते हैं तो क्या होता है, एक ही चीज़ को बार बार हिलाएंगे तो वो गिर जाएगा। इस प्रकार फल डालियों से अलग हो जाता है और पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, ठीक है। बंदूक चलाने पर बारूद जलकर गैस बन जाती है, ठीक है। जब बारूद बनता है तो पीछे की उसमें गैस बन जाती है, जो कि फैलने पर गोली को आगे की ओर फेंकता है, ठीक है। जब गोली को वो आगे की ओर फेंकेगा, उसी जोर से उतनी ही तेज़ी से वो पीछे की ओर गैस अपने आप पीछे की तरफ क्रिया करने लगेगी, जिसके कारण वो प्रतिक्रिया बल उत्पन्न करेगा, ठीक है। उतना ही अधिक उस पर पीछे की ओर चलेगा, ठीक है, जिससे चलाने पर पीछे की ओर क्या होता है, एक धक्का लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर हम पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है कि इसका कारण ये है कि मनुष्य रस्सी को अपनी ओर बहुत तेज़ी से खींचता है, ठीक है। रस्सी टूट जाने पर रस्सी द्वारा मनुष्य पर लगने वाला बल लुप्त हो जाता है। मतलब जब हम रस्सी को खींचते हैं तो उस पर जो भी बल लग रहा होता है, जब वो रस्सी टूट जाती है तो वो गायब हो जाता है बल, जिसके कारण हम पीछे की ओर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। क्योंकि बाल्टी को हम जितनी तेज़ी से खींचते हैं, उतनी ही तेज़ी से जब रस्सी टूट जाती है, उतनी ही तेज़ी से बाहर हमें पीछे की ओर धकेल देता है, जिसके कारण हम पीछे की ओर धक्का लगता है और पीछे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, ठीक है। हाँ, क्रिकेट की गेंद निश्चित संवेग से खिलाड़ी की ओर आती है तथा खिलाड़ी कैच कर लेता है, ठीक है। तब खिलाड़ी के हाथों में टक्कर मारता है, ठीक है। जब मान लीजिए, जब अगर वो खिलाड़ी ऐसे ही सीधे खड़े होकर उसको गेंद को कैच करने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगी, वो टक्कर मारेगी और वो जाके कहीं और गिर जाएगी, ठीक है। इसलिए जब उसको पकड़ता है तो उस टाइम उसका गेंद का वेग क्या होता है, शून्य होता है, संवेग, जिसके कारण उसको थोड़ा सा झुकना पड़ता है और जिसके कारण वो गिर जाता है, ठीक है। और यहाँ पर गेंद द्वारा हाथ पर लगाया गया बल F होता है। इस बात पर निर्भर करता है कि संवेग डेल्टा P कितने समय में, T समय में होता है, तथा इसके लिए समीकरण बनेगा डेल्टा P बराबर F इंटू डेल्टा T के अनुसार हाथ पर लगने वाला बल बहुत अधिक होगा। यही कारण है कि खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपना हाथ पीछे की ओर कर लेता है या नीचे की ओर गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है दूध से क्रीम को अलग करने का कारण। दूध से जो क्रीम होती है वो हम कैसे अलग करते हैं, दूध से क्रीम अलग अपकेंद्र बल के कारण करते हैं। क्योंकि जब भी कोई दूध से क्रीम अलग करते हैं तो जिस भी मशीन में उसको डालते हैं तो वो मशीन क्या होती है, वो घूमती है, घूमने के कारण वो बाहर की ओर उसको मूव कराएगी, ठीक है। जब बाहर की ओर मूव कराएगी तो उस पर जब सेंटर पे कोई भी बल लगता है तो वो अपकेंद्र बल कहलाता है, और जो बाहर की ओर लगता है वो क्या कहलाता है, अपकेंद्र बल कहलाता है, जिसके कारण ये अपकेंद्र बल का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है पलायन वेग को परिभाषित कीजिए और पृथ्वी की सतह के लिए इसका व्यंजक सिद्ध कीजिए, ठीक है। प्रेक्षण बल में ही कोण बदलने पर क्या होगा, मतलब इसके कोण की वैल्यू को या मान को बदलेंगे तो इसमें क्या परिवर्तन आएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें क्या रहा है कि पलायन वेग, ठीक है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को, मतलब कोई जैसे मान लीजिए पिंड है, उसको पृथ्वी से ऊपर फेंका जाता है, ठीक है। मान लो पृथ्वी से ऊपर फेंका जा रहा है किसी वेग से, तो वो पृथ्वी से बाहर की ओर चली जाए, इतना वेग, उस वेग को हम पलायन वेग कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, ठीक है, पृथ्वी क्षेत्र से बाहर निकल जाए, उसे ही हम पलायन वेग कहेंगे, तथा पुनः पृथ्वी पर वापस ना लौट के आए, ठीक है। पलायन वेग से फेंकने पर
फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा ही पलायन ऊर्जा कहलाएगी। मतलब कि कोई भी पिंड है जिसको हम पृथ्वी से बाहर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है, जब हम उसको बाहर की ओर फेंकते हैं और वो वापस ना लौट के आए, वो गतिज ऊर्जा, ठीक है, वही गतिज ऊर्जा आपकी पलायन ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक है, उसका द्रव्यमान m है और उस पर जो हमने ऊर्जा लगाई या जो उसको ऊर्जा दी वो मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा u है, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे गतिज ऊर्जा ही चेंज हो रही है पलायन ऊर्जा में। ठीक है, तो उसके कहने का मतलब है कि गतिज ऊर्जा हम जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमें पता है, u बराबर g m/r/e, और यहाँ जो है me और re पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, तो मान लीजिए पिंड को पृथ्वी तल से अनंत में भेजने के लिए, मतलब कि पृथ्वी से बाहर अनंत तल ही हो जाएगा, तो पृथ्वी तल से अनंत में भेजने के लिए किसी पिंड पर इतना बल कार्य लगाए, मतलब कितना लगेगा, G_m/r कार्य करना होगा। ठीक है, अर्थात यदि पिंड को G_m/r के तुल्य ऊर्जा दे दी जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, मतलब कि अंतरिक्ष में चला जाएगा, मतलब स्पेस में चला जाएगा। तो पिंड को अनंत में भेजने के लिए दी गई ऊर्जा ही क्या कहलाएगी, पलायन ऊर्जा कहलाएगी। और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा हाफ mv² होती है। ठीक है, हाफ mv² होती है, जो कि कितनी दी है यहाँ पर, जो कि चेंज होकर क्या बन रही है, G_m/r। ठीक है, तो इससे इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में है, हाँ, इस वेग को हम ve मान लेंगे पृथ्वी के लिए, ठीक है, अर्थ के लिए, तो ये हो जाएगा हाफ mve² इक्वल्स टू G_m/r। ठीक है, m से m कैंसिल आउट हो गया, ve की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 2G_m/r। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ से हम ve की वैल्यू निकालेंगे √2G_me/r। हमको पता है कि G_me इक्वल्स टू स्मॉल g re² होता है, तो हम G_me की जगह वैल्यू रख देंगे G_re², यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद क्या होगा, एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा और g और re बचेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये फॉर्मूला बन जाएगा ve इक्वल्स टू √2G_re। ठीक है, हमें पता है गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, 9.8 होता है। होता है गुरुत्वीय त्वरण। नाइन 9.8 दिया है और re की वैल्यू होती है 6.4 × 10⁶। ठीक है, जब इसकी वैल्यू को रखेंगे अंडर रूट में आएगी, तो वो वैल्यू जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 11.2 km/s हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है पलायन ऊर्जा, इसके बारे में है कि पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है पलायन वेग का मान पिंड के प्रक्षेप कोण एंगल पर भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यह पिंड के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है, सिर्फ m पर निर्भर करता है और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, मतलब पृथ्वी की, तो me हो जाएगा और ये re हो जाएगा। पृथ्वी के लिए हम e से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है सदिश तथा अदिश राशियाँ किसे कहते हैं। ठीक है, सदिश राशियाँ किसे कहते हैं और अदिश राशियाँ उसका उदाहरण, और ये राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ वह राशियाँ जिनका केवल परिमाण होता है, मतलब जिनकी सिर्फ वैल्यू होती है, वो सारी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इन्हें केवल संख्या एवं उचित मात्रक द्वारा ही पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए उदाहरण के लिए हम बता देते हैं, उदाहरण 2 बिंदु के बीच दूरी निकालने के लिए, जब मान लें 2 बिंदु है उनके बीच की दूरी निकालने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, दूरी, अदिश राशि, एक तापमान या समय, द्रव्यमान इत्यादि, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके सारे सदिश कहलाएंगे। ठीक है, और अदिश राशि अदिश कहलाएंगे, अदिश है, सदिश नहीं है। अदिश राशियाँ क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ सदिश राशियाँ,
सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ठीक है, जहाँ पर वैल्यू भी दी होती है और डायरेक्शन भी बताया होता है, वो सारी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। इसमें आपका आ जाता है विस्थापन, आ जाता है वेग, आता है त्वरण, आता है बल, आता है, और इसमें आ जाते हैं आपकी जैसे वेट वगैरह की चीज़ें आ जाती है, जिसमें आप केवल सिर्फ वेट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन नहीं मेज़र कर सकते, वो सारी आपकी आ जाएगी अदिश राशियों में, ठीक है। इसके अदिश राशियों के प्रकार हैं, अदिश राशियों के निम्न प्रकार दिए हुए हैं, 2 प्रकार दिए हैं, ठीक है। अदिश राशियाँ हैं एकांक सदिश, सदिश राशियाँ हैं एकांक सदिश, और दूसरा है शून्य सदिश। वह सदिश जिसका परिमाण 1 हो तथा जो किसी विशेष दिशा के अनुदिश हो, मतलब एक विशेष दिशा में ही हो, ठीक है, एकांकी सदिश कहलाता है। ना तो इसकी कोई विमा होती है और ना ही एकांक कोई मात्रक होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, एकांक सदिश कहलाता है, ठीक है। इसका उपयोग मात्रक दिशा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एकांक सदिश को 1 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एकांक का मतलब ही 1 होता है, 1 से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। शून्य सदिश क्या होता है, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है, जिसको हम 0 से प्रेजेंट करते हैं, इसको हम 1 से प्रेजेंट करते हैं, इसको हम 0 से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और शून्य सदिश बी होता है, सॉरी ये गलत लिखा है, अर्थात किसी शून्य का सदिश उसका परिमाण दिशा सदिश होती है, ठीक है। मतलब कि शून्य सदिश की जो परिमाण होते हैं, मतलब उसकी जो वैल्यू आती है वो भी क्या होती है, वो आपकी सदिश ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सदिश राशियों का त्रिकोणीय तथा समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है, निम्नलिखित है। उसके बाद इसमें है, सॉरी ये यहाँ से लिख गया है, सॉरी उत्तर यहाँ से है, सदिशों का त्रिकोणमितीय नियम, ठीक है, जब किन्हीं 2 राशियों को किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है कि सदिशों का त्रिकोणीय नियम, त्रिकोणीय मतलब त्रिभुज का नियम, ठीक है, जब किन्हीं 2 राशियों का सदिशों को किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करता है तो तीसरी भुजा उन 2 सदिशों के परिणाम को प्रदर्शित करती है। ये सदिशों का त्रिकोणीय का या त्रिभुज का नियम कहलाता है। मतलब कि मान लीजिए 2 कोई जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज की 2 कोई वैल्यू दी हो, सदिश वेक्टर दिया हो, मान लीजिए ए दिया है और बी दिया है, तो ये तीसरी भुजा के लिए अपने आप ही वैल्यू प्रदर्शित करेगा, जिसको हम परिमाण बोलते हैं, या तो आर से प्रेजेंट कर दो तो आर इक्वल्स टू हो जाता है ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये त्रिभुज का नियम कहलाता है। माना कि ए तथा बी 2 सदिश हैं, इसका परिमाण आर दिया है, तो मान लीजिए ये दिया है इस टाइप से, तो सदिशों का समांतर चतुर्भुज का नियम, इसी तरीके से समांतर चतुर्भुज का नियम भी होता है, जिसमें क्या होता है, एक चतुर्भुज दिया है जो उसके संलग्न मतलब उससे जुड़ी हुई भुजाओं के बारे में बताता है, ठीक है। लिखा है कि यदि किन्हीं 2 सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उन 2 सदिशों का परिणाम सदिश होगा। इन्हें सदिशों का समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। मान लीजिए जैसे ये चतुर्भुज है कोई, ठीक है, तो कह रहा है कि इस चतुर्भुज के दोनों ही चतुर्भुज की चारों भुजाओं के लिए जो विकर्ण होता है वो शेष 2 भुजाओं के परिणाम के बराबर होता है, परिमाण के बराबर होता है। मान लीजिए कि ए वेक्टर ये दिया है और बी वेक्टर दिया है, तो ये परिमाण आर होगा। इसी तरीके से मान लीजिए ए वेक्टर इधर भी दिया है, ए बी वेक्टर इधर दिया है, सॉरी ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, तो इसके लिए भी परिमाण आर ही रहेगा। तो इसीलिए कहा है कि उन दोनों सदिशों का परिमाणित सदिश होगा, परिमाणी सदिश ही होगा, और इसे सदिशों का समांतर चतुर्भुज का ही नियम कहते हैं। मतलब उसका परिमाण भी क्या होगा, सदिश ही होगा, ठीक है। यही सदिशों का समांतर चतुर्भुज का नियम है, ठीक है। उसके बाद आता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, ठीक है, कोणीय त्वरण क्या होता है, किसी पिंड के कोणीय वेग के समय के साथ, किसी पिंड के कोणीय वेग के समय के साथ परिवर्तन की दर, मतलब समय के साथ जो भी उसमें परिवर्तन हो रहा है उसकी दर में, वही कोणीय त्वरण कहलाता है पिंड का, ठीक है। इसे हम ए से प्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आता है परमाणुओं में नाभिकों के चारों ओर घूमता है इलेक्ट्रॉन परमाणु से दूर क्यों नहीं भाग जाता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन परमाणु से दूर नहीं भाग पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की ओर दिष्ट अभिकेंद्र बल लगता है। मतलब कि उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उससे जुड़े रहते हैं और उसके आसपास घूमते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बल के मात्रक पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। मान लीजिए बल
बल के मात्रक पर टिप्पणी करने के लिए कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि F बराबर, F का मात्रक जो होता है SI पद्धति में किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है MKS पद्धति का मात्रक होता है ये, ठीक है, ये MKS पद्धति का मात्रक होता है। और उसी तरह CGS पद्धति का भी मात्रक होता है एक बल का, जिसे हम डाइन बोलते हैं, ठीक है, जो कि 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। ये होता है बल के दो मात्रक, ये MKS पद्धति का मात्रक होता है, ये CGS पद्धति का मात्रक होता है। उसके बाद आते हैं आवेग से क्या तात्पर्य है, ठीक है। आवेग, यदि कोई बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर थोड़े समय के लिए कोई बल लगाया जा रहा है, तो बल और उसके लगने के समय गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। मतलब कि कोई वस्तु पर लगने वाला बल F और उसके लगने के समय गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। मतलब जितने भी समय तक उस पर बल लगा उसके गुणनफल को हम आवेग कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसका मात्रक ये एक सदिश राशि होती है और SI पद्धति का इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड होता है, क्योंकि F का न्यूटन होता है और समय का सेकंड होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूटन सेकंड मात्रक, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका 0.5 मीटर लंबी डोरी के किनारे पर 1.0 किलोग्राम द्रव्यमान बांधकर उस पर समान चाल से क्षैतिज दिशा में घुमाया जाता है। मान लीजिए एक डोरी में बांधा और उसको क्षैतिज दिशा में घुमा रहे हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर ये होता है, क्षैतिज ये होता है, ठीक है। तो क्षैतिज दिशा में घुमा रहे हैं, क्षैतिज दिशा में, ठीक है। तो माना डोरी पर इतने न्यूटन का अधिकतम तनाव सहन कर सकती है, ठीक है। जो डोरी है वो 200 न्यूटन तनाव सह सकती है, ठीक है। तो कह रहा है कि चक्रों की अधिकतम आवृत्ति बताइए, ठीक है। मतलब जो ही इसने चक्कर लगाए होंगे उसकी आवृत्ति बताओ, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर द्रव्यमान दिया है 1 किलोग्राम दिया हुआ है, तो 1 किलोग्राम है, ठीक है। त्रिज्या क्या है, मतलब डोरी जितनी दूर बांध के घुमाया जा रहा है तो वो सेंटर ही पॉइंट हो गया वहाँ से, तो ये R हो गई। और ये तनाव दिया है अधिकतम तनाव, जिसको हम T मैक्सिमम बोलेंगे। T मैक्सिमम का फॉर्मूला है mR ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है ओमेगा स्क्वायर होता है 2πn, ठीक है, 2πn ओमेगा, ठीक है, 2πn है। हमें पता है T मैक्सिमम है और निकालना क्या है, अधिकतम आवृत्ति। तो n को हम n मैक्सिमम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। n मैक्सिमम को एक साइड रखेंगे जो कि स्क्वायर है, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज़ को उठा के हम T स्क्वायर के नीचे ले जाएंगे, जो कि ये हो जाएगा। T की वैल्यू हमने 200 रख दी और यहाँ ये 4 है, यहाँ लिख दिया। n स्क्वायर है, n स्क्वायर नहीं, पाई स्क्वायर है। पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.14 और पाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9.85, जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दी है, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद निकल के आता है हमारा 10.1, और जब हम इसका रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3.18 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा बताइए, ठीक है। द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा, हमें पता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv² होता है, ठीक है, ½ mv² होता है। और v की वैल्यू क्या होती है, v = होता है R ओमेगा, यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। जब हम इस पर v = R ओमेगा रखेंगे तो यहाँ सारी वैल्यू आएगी, और हमें पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/T, ठीक है, 2π/T होती है, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू। और जिसको हम यहाँ रख देंगे, रखने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण L लंबाई के धागे के एक सिरे से बांधकर ऊर्ध्वाधर तल में घुमाया जाता है, ठीक है। अब ये ऊर्ध्वाधर में घुमा रहा है इस टाइप से, ठीक है, जबकि दूसरा सिरा स्थिर है, ठीक है। स्थिर बिंदु पर, निम्न बिंदु पर कण को कितना क्षैतिज वेग से घुमाया जाएगा कि वह ऊर्ध्वाधर व्रत पूरा कर सके, ठीक है। हमें पता है v = क्या होता है, √GR होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए प्रश्न में दिया है R = L, मतलब कि
ये और ये बराबर दिया है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला न्यूनतम वेग का हो जाएगा v इक्वल्स टू √LG। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 ग्राम द्रव्यमान का एक कण 50 ग्राम द्रव्यमान का एक कण 1 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में घूमते हुए 15/π चक्कर पर सेकंड लगाता है। ठीक है, पहला पॉइंट निकालना है कण का त्वरण, और दूसरा निकालना है 1/4 चक्कर लगाने में संवेग परिवर्तन। ठीक है, कण का त्वरण के लिए पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें फिलहाल क्या क्या दिया हुआ है, एक ये वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, और उस पर जो कण है उसका द्रव्यमान दिया हुआ है 50 ग्राम, और जिसको हमने चेंज किया है किलोग्राम में। हमें पता है 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम होता है, 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम होता है, और त्रिज्या दी हुई है 1.0। ठीक है, इसको 36 साल में घुमाया जाता है, मतलब चक्करों की संख्या दी है 15/π। ठीक है, 15/π दी हुई है, जिसकी वजह से हम इसको सॉल्व करने पर ओमेगा इक्वल्स टू 2πn से हम यहाँ से ओमेगा निकाल लेंगे। ठीक है, हमने निकाल लिया ओमेगा की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा। और हमें पता है विकेन त्वरण का फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू v²/r। ठीक है, v²/r। इसको जब सॉल्व इसमें, हाँ, इसका एक और फॉर्मूला होता है r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, A इक्वल्स टू v²/r होता है और r ओमेगा स्क्वायर। जब इसको r ओमेगा की वैल्यू ऊपर से यहाँ रख देंगे और r की वैल्यू आपकी 1 दी हुई है, सॉल्व करोगे तो 900 आ जाएगा, 900 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, नेक्स्ट बोल रहा है हमसे, अब कह रहा है कि 1/4 चक्कर लगाने पे। ठीक है, किसी भी वृत्त का जब हम चक्कर लगाते हैं, तो जब हम 1/4 चक्कर लगाते हैं तो हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, जब 1/4 एंगल बनाएंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 चक्कर के लिए संवेग का फॉर्मूला है डेल्टा P इक्वल्स टू p² + p² अंडर रूट में। इसको जब जोड़ोगे तो p√2 हो जाएगा, और p बराबर होता है v/mv, और v इक्वल्स टू होता है r ओमेगा। ठीक है, तो p इक्वल्स टू r ओमेगा लगा लो। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पर m की वैल्यू लगा, r की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू रखने पर यह आ जाएगा 1.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये p की वैल्यू है, p की वैल्यू उठाएंगे और इस वाले में लगा देंगे। ठीक है, किस में लगा देंगे, ये इसमें लगा देंगे। इसमें लगाने के बाद क्या आएगा हमारा, ये 15√2। हमें पता है √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की 1.414। ठीक है, इसको रखेंगे, रखने पर ये आ जाएगा 2.12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है आपका, हाँ, दो वेक्टरों के गुणनफल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, दो वेक्टरों के गुणनफल की परिभाषा दीजिए। हम जानते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू होता है dω/dt। ठीक है, और dω/dt। ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू, और v इक्वल्स टू होता है r ओमेगा। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, v/r हो जाएगा, यहाँ रखो। ठीक है, रखने पर क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा, dv/dt होता है, और तुम्हें पता है dv/dt होता है a, रेखीय त्वरण। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a लिख देंगे। ठीक है, और अल्फ़ा है ही, इसको जब सॉल्व करेंगे अल्फ़ा इक्वल्स टू a/r, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फ़ा a। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को सिद्ध करना है कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, लंबवत का मतलब होता है कि ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मॉड का स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों के मॉड का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि इस ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर लगा हुआ है, तो इसलिए हम इस पे दोनों पर होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करने पर क्या होगा, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, हमें पता है ए और ए से ए की पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट ए की बी से करेंगे तो ए डॉट बी, और यहाँ पर ए डॉट बी नहीं लिखा है, ए डॉट ए होगा और प्लस ए डॉट बी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस बी डॉट ए होगा।
यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, ठीक है। उसके बाद आगे आता है, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, a डॉट ए माइनस a डॉट बी और माइनस b डॉट ए प्लस b डॉट बी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, a डॉट ए से a डॉट ए कैंसिल हो जाएगा, b डॉट बी से b डॉट बी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, a डॉट बी सॉरी, और यहाँ से a डॉट ए को एक साइड कर लेंगे, इसको हम पूरे का लिख लेते हैं इन a डॉट बी माइनस b डॉट ए वेक्टर, ठीक है। इसको टू है माइनस का a डॉट बी माइनस b डॉट ए, ठीक है। हम इसमें से a डॉट बी को एक साइड कर लेंगे और b डॉट ए को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। a डॉट बी प्लस a डॉट बी इक्वल्स टू b डॉट ए माइनस b डॉट माइनस a, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो उसके बाद हो जाएगा 2a डॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। जिसको हम लिखने पर क्या होगा, 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा तो a डॉट बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था कि ये लंबवत हैं। जब लंबवत होते हैं दो वेक्टर तो उसका गुणनफल हमेशा शून्य ही होता है, जिसको हम स्केलर गुणनफल कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि एक पिंड जिस पर 150 न्यूटन का बल लगा है, ठीक है। एक कोई पिंड है जिस पर 150 न्यूटन का बल लग रहा है और उसकी बल की दिशा में जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री कोण बन रहा है और उसमें 15 मीटर का विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि इस पर कार्य भी निकालना है, बल द्वारा किया गया कार्य। तो W बराबर होता है F इंटू डी, वेक्टर F डॉट वेक्टर D, ठीक है। और हमें पता है A डॉट A वेक्टर B वेक्टर इसको टू होता है AB कॉस थीटा। इसी तरीके से जब FD है इसकी जगह तो F डॉट D तो हो जाएगा FD कॉस थीटा। तो F की वैल्यू हमें पता है 150 है, D की वैल्यू पता है 15 है, थीटा की वैल्यू 60 हो गई और कॉस 60 हमारा होता है, दिया हुआ भी है 1/2, वो रख देंगे। रखने पर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1.125, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, इन दो वेक्टरों को सॉल्व करना है। ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, कह रहा है कि जहाँ I x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश तथा J y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है और प्रूफ करना है मान ज्ञात करना है कि A तथा B का स्केलर गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब कि A डॉट B निकालना है, ठीक है। A आपके पास है, B आपके पास है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। हमारा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में I से I की मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ और J से J की मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपको ऐसे ही दिखाया गया है, बट बस आपको I से I की मल्टीप्लाई करनी है, J से J करनी है, क्योंकि जब I से J की करोगे तो उसकी I डॉट J जो होता है वो आपका 0 होता है। इस वजह से हम I की I से ही करते हैं और J की J से करते हैं और K की K से करते हैं। I डॉट I इक्वल्स टू 1 होता है, J डॉट J इक्वल्स टू 1 होता है, K डॉट K इक्वल्स टू 1 होता है। इसलिए हम I की I से करते हैं, J की J से करते हैं, K की K से करते हैं, बाकी किसी की करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 10 माइनस 10 बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आता है सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, यही कह रहा है कि A वेक्टर दिया है, B वेक्टर दिया है, इसका अदिश गुणनफल निकालिए, ठीक है, ठीक है, अदिश गुणनफल निकालना है। तो इसका सदिश था, इसका अदिश है, तो A डॉट बी क्या निकलेगा, A डॉट बी की वैल्यू लगा देंगे हम, I की वैल्यू I से मल्टीप्लाई करेगा, J की वैल्यू J से ही करेगा, ठीक है, इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब I से I की करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 4 दाएँ 40, ठीक है, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 और 40 ये दोनों प्लस के हैं तो इनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर A तथा वेक्टर V एकांक सदिश हैं तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा, ठीक है, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का कोण है। हमें पता है ए डॉट बी इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, ठीक है, और ए माइनस बी के होल मॉड को, होल स्क्वायर के मॉड को खोलेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी और ए माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर है, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। हमें पता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, और बी स्क्वायर इक्वल टू भी 1 होता है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू रख ली, बाकी ये वैल्यू ऐसी हैं, ये 2 आ गया, 2 इसमें से कॉमन ले लिया। जब हम, अच्छा हाँ, 2 कॉमन नहीं लीजिए, cos 2 का मान लगाइए, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर cos 2 थीटा की जगह हमारा थीटा है ओनली, तो हम क्या लगा सकते हैं, थीटा बाई 2। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लगाएंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई करके 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बना लेगा। जब इसको 4 साइन थीटा बाई 2 बनाएगा तो ये क्या करेगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि इधर मॉड ए माइनस मॉड बी का, सॉरी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2, 4 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए 2 बच जाएगा वहाँ पे, और ये वैल्यू आ जाएगी ए माइनस मॉड बी इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2, जो कि ये 2 वैल्यू इधर जाएगी और ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बल के आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध स्थापित करिए, ठीक है। संवेग और आवेग, ठीक है, हम जानते हैं कि माना कोई बल F, ठीक है, m द्रव्यमान की वस्तु पर बहुत कम समय के लिए, मतलब जब हम कभी भी कम समय के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर हम डेल्टा से प्रेजेंट कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे कम समय को डेल्टा t से प्रेजेंट किया है, ठीक है। यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन डेल्टा v हो, मतलब मान लीजिए पहले v1 था, चेंज होकर v2 हो गया, तो परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा v हो गया, v2 माइनस v1, इस हिसाब से तो वस्तु पर वेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, डेल्टा v अपॉन dt, ठीक है। तो परिभाषा के अनुसार आवेग का फॉर्मूला जो होगा I इक्वल्स टू F इंटू डेल्टा टी होगा, ठीक है। संवेग को हम p से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि न्यूटन के बल के अनुसार द्वितीय नियम के अनुसार F इक्वल्स टू ma होता है, ठीक है। F इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर a इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन dt होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि a इक्वल्स टू dv अपॉन dt होगा, तो इसको हम f की फॉर्मूले में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये f इक्वल्स टू m dv अपॉन dt, ठीक है। अब इस f की वैल्यू को हम उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर आवेग का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, I इक्वल्स टू f इंटू डेल्टा t में m dv अपॉन dt इंटू dt से dt कैंसिल आउट हो गया, m dv बचा, तो ये आवेग का फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग परिवर्तन, ठीक है। दर इसलिए नहीं होगा क्योंकि t है नहीं यहाँ पे, इसलिए सिर्फ वेग परिवर्तन होगा, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं संवेग परिवर्तन, ठीक है, और जो कि डेल्टा p भी होता है, ठीक है। इसका मतलब हम आवेग को f इंटू dt भी बोल सकते हैं, इसको टू डेल्टा p भी बोल सकते हैं, जो कि संवेग होता है, ठीक है। यही संवेग और आवेग में संबंध का सूत्र है। नेक्स्ट आता है, दिए गए बल समय वक्र के आवेग का परिमाण ज्ञात कीजिए, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है। हमें मान लीजिए कोई एक ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम दिया है, ठीक है। इस डायग्राम में कह रहा है कि इसका मान निकालना है, ठीक है। जो ये डायग्राम दिया है आपका, ये इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये 2 तक गया है, ये 4 तक गया है, ये 6 तक गया है, यहाँ 8 तक गया, मतलब कि 2 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, 2 मीटर का। और ये यहाँ पर ये 20 पे बना हुआ है, सॉरी ये 20 पे बना हुआ है बच्चों, ठीक है, ये 20 पे बना हुआ है, ठीक है, ये गलती से थोड़ा सा नीचे बन गया है। तो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, इसका पूरे का मान निकालना है। पूरे मान निकालने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक ये त्रिभुज का निकाल लेंगे अलग से क्षेत्रफल, एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और एक ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। बीच में ये चतुर्भुज है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और इसके यहाँ पर मान है, यहाँ पर O R P,
ठीक है। और ये हो जाएगा एम एस, यहाँ पर ये आपका है एस, ठीक है। क्या है आपका यहाँ, ये एस पॉइंट है। इस तरीके से हम पहला त्रिभुज निकालेंगे, डेल्टा ओ ओ आर पी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 लंब इंटू आधार, ठीक है। हमें पता है लंब कितना है, ये 20 है, ठीक है। लंब आपका 20 हो गया, ठीक है। आधार हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 हो गई, क्योंकि 2 का डिफरेंस है तो ये 4 हो गया, तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया 40। इसी तरीके से हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये भी हो गया आपका 20 सॉल्व करेंगे तो। उसके बाद आता है नेक्स्ट चतुर्भुज का, बीच वाले का आता है। बीच वाले में क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। चतुर्भुज का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है आपकी 20 है और चौड़ाई आपकी 2 है, तो 2 गुणा 20 40 हो जाएगा। पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये सारी वैल्यूज़ को हम जोड़ लेंगे, जैसे 40 है, 20 है और नीचे 40 है, इन सबको जोड़ा हमारा मान आ गया 100। ये हो गया हमारा आवेग का परिमाण, पूरी वैल्यू का परिमाण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 2 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंड। मान लीजिए ये 2 कोई पिंड है, ठीक है। एक हल्की डोरी से चित्रानुसार लटके हुए हैं, ठीक है। डोरी घर्षणहीन घिरनी पर होकर गुजरती है, ठीक है। और यदि घिरनी पर जो त्वरण है वो कितना लग रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो डोरी में तनाव की गणना करनी है, तनाव बल, ठीक है। तनाव बल को हम यहाँ टी से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तनाव को, ठीक, तनाव को हम यहाँ से टी से प्रेजेंट कर रहे हैं। माना कि पहले पिंड पर जो द्रव्यमान है आपका वो 2 किलोग्राम है, ठीक है। दूसरे पिंड पर जो द्रव्यमान है आपका वो 3 किलोग्राम है, ठीक है। अब त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। माना पहले पिंड के लिए तनाव, ठीक है। पहले पिंड का तनाव कैसे निकालेंगे, ये तनाव जो है, पिंड जो है ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। और बल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि वेट भारी होता है नीचे की साइड लगेगा। जब नीचे की साइड लगेगा तो तनाव बल में से इसे माइनस कर देंगे, और त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है तो त्वरण को हम जोड़ेंगे, क्योंकि त्वरण तो उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में वो खिंच रहा है, ठीक है। तो ये जोड़ देंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, F इंटू एम, ठीक है, बल इंटू द्रव्यमान के। उसी तरीके से पिंड दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, ये इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, बट इसी डायरेक्शन में जा रहा है पर तनाव के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे हम तनाव को माइनस कर देंगे, और उसमें भी त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो द्रव्यमान पिंड दूसरे के कारण उत्पन्न हो रहा है, मतलब पिंड सेकंड के, तो उस पर द्रव्यमान m2 होगा, इसलिए m2a प्लस कर देंगे, और जो कि इसको हो जाएगा m2f के, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू वगैरह रखने पर m1 की, और यहाँ पर भी g की वैल्यू रखने पर g हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। दोनों को ही वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, t + 3f = 15 बनेगा, और सेकंड वाले को सॉल्व करोगे तो t - 2f = 10 बनेगा। इन दोनों को ही माइनस करेंगे, माइनस करने पे क्या होगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5f हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये माइनस होगा, क्योंकि नीचे से साइन चेंज हो जाएगा, ये 5 बचेगा। इसको सॉल्व करोगे इसको जब, ये आपकी वैल्यू f = 1 आ जाएगी, ठीक है। जब 1 आएगी तो इस f की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन 3rd में या 4th में रखोगे तो आपकी t की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें तनाव निकालना था, ठीक है। तो हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे, तो t यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 12 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सदिश योग का त्रिभुज का नियम, ठीक है। सदिश योग के त्रिभुज का नियम, यदि सदिश योग के त्रिभुज का नियम जो है, इस नियम के अनुसार यदि दो सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी परिमाण तथा दिशा में किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाता है तो इन सदिशों का परिमाण r होगा। हमें पता है कि किसी भी 2 वेक्टर होते हैं उसके परिमाण हमेशा r ही होता है, ठीक है। वह दिशा में तीसरी भुजा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा जो कि विपरीत क्रम में ली गई है, यहाँ पे निरूपित किया गया है, ठीक है। माना 2 वेक्टर ए और बी परिमाण ए तथा बी परिमाण तथा दिशा त्रिभुज ए बी सी की त्रिभुज भुजाओं ओ पी तथा पी क्यू द्वारा निरूपित किया गया है। ओ पी ये पी पॉइंट है यहाँ, ठीक है, और पी क्यू
को बी से प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। माना परिमाण इसका क्या है, आर है आपका, ठीक है। परिमाण यहाँ पर आपका आर दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी परिमाण आर दिया हुआ है, ये तो पॉइंट पी है, ठीक है। परिमाण आपका यहाँ पे आर दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया है, पी क्यू ओ पी को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया ई पॉइंट तक, ठीक है। और उससे पी क्यू से इस पॉइंट पर हमने एक लंब डाल दिया, ठीक है, जिसके कारण ये क्या बन गया, समचतुर्भुज बन गया, ठीक है। हम इस त्रिभुज को उठाते हैं पूरे, ठीक है, और इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। जब इसको लगाएंगे तो हमें पता है कि ओ ई जो भुजा है, ओ पी मतलब ये पी है और पी ई है, ठीक है। तो ओ ई को हम क्या लिखेंगे, ओ पी प्लस पी ई, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे और ये ओ क्यू सॉरी क्यू ई यहीं रहेगा, ठीक है। हमें पता है कि अगर हम ये छोटा त्रिभुज ले लें तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। कर्ण स्क्वायर पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, ठीक है। इसको रखने पर क्या होगा, इसकी पी क्यू की वैल्यू क्यू ई की वैल्यू सॉरी इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, होल स्क्वायर खोलने पर ये आएगा और यहाँ पे आपका क्या है, ओ क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू का होल स्क्वायर है और आपको पता है पी ई कितना है यहाँ पर हमारा, पी ई अगर हम यहाँ से निकालते हैं पी ई की वैल्यू पी ई प्लस क्यू ई, पी ई प्लस क्यू ई, इन दोनों के एडिशन की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। कहाँ गिवन है, ये पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। हम पी क्यू स्क्वायर को रख लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो हाँ, हमें पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। कॉस थीटा निकालें पहले किस त्रिभुज से, इस वाले त्रिभुज से, ठीक है। पी कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार आपका क्या है, पी ई यहाँ से यहाँ तक का, और लंब क्या है, पी क्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पी ई की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्यू ई सॉरी पी क्यू कॉस थीटा, तो पी ई की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, पी क्यू कॉस थीटा। जब यहाँ रख देंगे यहाँ से क्या निकलेगा, ये इस टाइप का फॉर्मूला निकलेगा। अब हमें पता है कि परिमाण क्या क्या दिया, वैल्यू क्या क्या दी है, ओ पी की हमें ए दी है, ओ क्यू पी क्यू की बी है, क्यू ओ की आर है। सबकी वैल्यू रखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये निकालने के बाद ये तो हमारा हो गया परिमाण, ठीक है, आर। अब हम निकालेंगे एंगल, ठीक है। एंगल दिया हुआ है tan थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब, ठीक है, लंब बटे आधार सॉरी, ठीक है। लंब क्या है हमारा, क्यू ई है और आधार ओ ई है। ओ ई हमें पता है ओ पी प्लस पी ई है, ठीक है। इन सब की वैल्यू हमें गिवन है, पी ई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, पी ई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, पी क्यू कॉस थीटा। जब पी क्यू कॉस थीटा को रखेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, बी साइन थीटा, सॉरी यहाँ पर कॉस, हाँ सॉरी यहाँ से पी ई की निकाल ली वैल्यू पी कॉस थीटा, और क्यू ई जो निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा, तो यहाँ से बी हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। इन सब की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो सदिशों के सदिश गुणनफल से क्या तात्पर्य है, दो सदिशों के सदिश गुणनफल के गुणन के उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1000 किलोग्राम का वाहन 50 मीटर त्रिज्या वाले मोड़ पर 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से मुड़ रहा है, ठीक है। कार का आवश्यक घर्षण बल निकालना है, ठीक है। हमें घर्षण बल की वैल्यू फॉर्मूला पता है, घर्षण बल होता है अभिकेंद्र बल, क्योंकि घर्षण बल जब ये मोड़ पे मुड़ रहा है तो वहाँ पर अभिकेंद्र बल कार्य करेगा, जिसके कारण वो जो घर्षण बल होगा वो अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, तो वहाँ फॉर्मूला हो जाएगा mv² अपॉन आर, ठीक है। हमें पता है द्रव्यमान दिया हुआ है 1000 किलोग्राम और त्रिज्या दी हुई है 50 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है
की चाल हमें दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। किलोमीटर पर घंटा को आपको एमकेएस पद्धति में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। हमें पता है किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और घंटे को सेकंड में चेंज करना होगा तो 60 गुणा 60 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका बचेगा 5/18, ठीक है। जिसकी वजह से हम 5/18 से इसमें डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 25। हम mv² मतलब m की वैल्यू 1000 और v की वैल्यू 25 है तो 25 × 25 हो जाएगा, और नीचे r है तो 50। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी 50, ठीक है, और 2 से इसको काटोगे तो 500 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 125,000 न्यूटन, ठीक है, बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 मीटर चौड़ी सड़क पर 50 मीटर त्रिज्या का एक मोड़ है तथा सड़क की बाहरी साइड अंदर वाली साइड सेंटीमीटर पर मीटर सेकंड पर मीटर ऊंची है, ठीक है, सेकंड पर मीटर ऊंची है। किस चाल के लिए ये दिया गया ढाल ठीक है, मतलब कौन सी चाल ऐसी होगी जिसके लिए ये जो ढाल दिया हुआ है वो सही है, ठीक है। तो माना tan थीटा बराबर 1/20 हो जाएगा, और r आपको दिए हुए है 50, ठीक है। तो हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है v²/rg, ठीक है। जब हम कोई भी ढाल है, ढाल पर कोई भी बल कार्य करेगा, ठीक है, तो उसके लिए tan थीटा का मान हो जाएगा, ढाल पर कोई भी एंगल बनेगा या कुछ भी है तो उस पर tan थीटा बराबर हो जाएगा v²/rg। अब हमें पता है g की वैल्यू r की वैल्यू दी हुई है, और g आपको पता है घूर्ते त्वरण g का मान tan होता है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू रखने के बाद यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक, ये आएगा हमारा ढाल। ये वैल्यू जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 100 मीटर त्रिज्या वाले मोड़ पर, ठीक है, 100 मीटर त्रिज्या है, उसके मोड़ पर साइकिल सवार अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस पे मुड़ रहा है, ठीक है, 10 डिग्री का कोण बनाते हुए मुड़ रहा है। साइकिल सवार का मोड़ का अधिकतम वेग निकालना है। हमें पता है कि r दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, g का मान दिया हुआ है। हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है v²/rg, ठीक है, v²/rg होता है, ठीक है। यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू रखेंगे, tan थीटा एक साइड कर लेंगे, यहाँ से v² निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा v बराबर हो जाएगा √rg tan थीटा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये 100 होगा, 10 होगा, 10 डिग्री, ठीक है। tan 10 डिग्री की वैल्यू जो होती है, tan 10 डिग्री होता है आपका 0.17632, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 176.32, ठीक है। और जब इसका अंडर रूट की वैल्यू निकालोगे, स्क्वायर रूट की वैल्यू, वो हो जाएगी 13.28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 120 मीटर त्रिज्या वाले मोड़ पर एक साइकिल सवार 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से मुड़ रहा है। ये आपकी चाल है। साइकिल सवार को कितना झुकना पड़ेगा, मतलब कि थीटा निकालना है, ठीक है। आपको g का मान दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है, ठीक है। tan थीटा बराबर वही फॉर्मूला लगेगा v²/rg, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे 1/12 आएगा। आपके पास एक लॉग की टेबल दी जाएगी जिसमें आपको ये सारी 10 एंगल्स की टेबल होती है, उसमें से आपको ये पता चल जाएगा ये किसकी वैल्यू है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी tan 4.76 डिग्री की, ठीक है। ये तो tan थीटा वैल्यू हो जाएगी 4.76 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके। एक पिंड का द्रव्यमान 100 ग्राम है जो 1 मीटर व्यास के वृत्ताकार मार्ग पर 31.4 सेकंड में 10 चक्कर की दर से परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। m बराबर दिया हुआ है, इसको ग्राम में चेंज कर लो, किलोग्राम में चेंज कर लो, सॉरी, ग्राम से, क्योंकि mks पद्धति है, ठीक है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। और त्रिज्या दी हुई है, 1 मीटर व्यास दिया है तो इसको हम त्रिज्या में चेंज करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है चक्करों की संख्या बटे पाई, ठीक है। चक्करों की संख्या 10 है और पाई आपका 3.14 होता है, ठीक है, 3.14।
सॉरी, चक्करों की संख्या बटे वृत्ताकार मार्ग, ठीक है, चक्करों की संख्या बटे समय। सॉरी, एन का फॉर्मूला होता है चक्कर बटे समय होता है, सॉरी, ठीक है, चक्कर बटे समय होता है। चक्कर क्या है आपके 10 हैं, समय आपको दिया है 31.4 दिया है, ठीक है। इससे आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी। हमें पता है बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, ठीक है। और यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 2 पाई एन स्क्वायर। इसकी वैल्यू सब रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई की वैल्यू लगा देंगे, पाई स्क्वायर, और एन की वैल्यू 10, ठीक है, 10/31.4, इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी F बराबर 0.2 न्यूटन। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कि 1 किलोग्राम का पिंड, ठीक है, 1 किलोग्राम का पिंड 3 मीटर लंबी एक रस्सी के सिरे से बांधा जाता है, ठीक है। 1 किलोग्राम का पिंड 3 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है। इसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे, ठीक है। अब कह रहा है कि वृत्त के शीर्ष बिंदु पर न्यूनतम वेग निकालना है, ठीक है। न्यूनतम वेग का फॉर्मूला पीछे अभी बताया था, v = √gr होता है, ठीक है। g की वैल्यू पता ही है, g बराबर होता है 10, ठीक है, और r की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, 3 होती है। इसकी वैल्यू को रखेंगे आप 30 आ जाएगा, √30 की वैल्यू निकालेंगे जो कि आ जाएगी 5.48 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर के जो आपके पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।